पहला क्वेश्चन है हमारे पास, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। देखिए यहाँ पे Fe गलत लिखा चुका है, F बड़ा होगा E छोटा होगा। चलिए तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, DsP2 होता है। क्या होता है, DsP2 होता है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा, आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन नहीं बनाता है, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, HCl, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बनाता है, इसके अलावा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए उसके बाद हम याद करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित, हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, उसका आंसर हो जाएगा D, Bi3। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। मेन सोर्स ऑफ हीलियम हीलियम ही है, ये लिखा चुका है, इसको काट दीजिए। चलिए तो यहाँ पे हमारा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, मोनाजाइट होता है। क्या होता है, मोनाजाइट। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य में होता है। तो कौन सा धातु होता है, मरकरी होता है, ये आपको पता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हम नीचे करते हैं। हाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, एल्यूमिनियम है। देख सकते हैं आपका इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका PDF जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 नंबर है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक को, किस ब्लॉक को, डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। चलिए तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, आंसर C। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है। तो फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, D हो जाएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोमफेनिकोल होता है। क्या, क्लोरोमफेनिकोल। चलिए B आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन मत मारिएगा, ठीक है, B आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर, NH3 में N का संक्रमण क्या है। N का संक्रमण क्या है, संकरण होगा, संकरण होता है। क्या होता है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए N का संकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, CH3COOH का IUPAC नेम क्या है। CH3COOH का, तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सफ़ेद और पीला फास्फोरस क्या है। तो सफ़ेद और पीला फास्फोरस क्या है, अपरूप है। क्या है, अपरूप है। यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इसका अपरूप आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए सफ़ेद और पीला फास्फोरस एक दूसरे का अपरूप है। चलिए 15 नंबर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको, क्या है, मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल यानी कि अधातु, मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, यह दोनों अधातु है। क्या है, गैसीय फॉर्म में होता है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, अधातु है। चलिए नॉन मेटल है, आंसर भी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 16 नंबर, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट्स, मतलब कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, 8 है। देख सकते हैं आप, 8 है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, NH3। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN6। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, CH4 में सिग्मा बंध की संख्या है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बंध इज CH4 इच। तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना है, 4 है। देख सकते हैं आप, HC देख सकते हैं आप, यहाँ पे बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 सिग्मा बंध हुआ हमारे पास, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास देखिए, डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, देखिए डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। तो डिटॉल इज यूज एज, तो डिटॉल कैसे यूज किया जाता है, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे,
लोहे का मुख्य अयस्क है, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, सॉरी, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। मुख्य अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है H2SO4 इज, तो H2SO4 कहने का मतलब कि H2SO4 क्या है, तो H2SO4 आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, H2SO4 इज, तो H2SO4 क्या है ना कि एक द्विभाषमी अम्ल है। क्या है, एक द्विभाषमी अम्ल है, तो इसको थोड़ा क्या है, द्विभाषमी अम्ल है, ठीक है, डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, द्विभाषमी अम्ल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम का सूत्र होता है, तो हीलियम का सूत्र आप बता सकते हैं क्या होता है, चलिए आप खुद से देख लीजिए, इसका हम आंसर नहीं बताने जा रहे, ठीक है, देख लीजिए, खुद से देख लीजिए। चलिए चलिए, उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास है, शुद्ध जल का पीएच होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के व्यू से। चलिए, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, NH3 में N का संकरण क्या है, तो NH3 में N का संकरण क्या होगा, sp3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, ये हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है देख सकते हैं आप, 8 नंबर क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इस मतलब कहने का मतलब कि इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, उसके बाद 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं, जोर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो जोरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर को कम करने के लिए जोरनाशी, ठीक है, फीवर को कम करने वाला, ठीक है, एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एंटीपायरेटिक। चलिए, देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रग रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है, हीलियम है। चलिए, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, इथीन का पॉलीमर है, किसका है, इथीन का। इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, इस क्वेश्चन को, इथीन क्या, इथीन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि किस अणु की द्विध्रुवीय शून्य है, किस अणु का द्विध्रुवीय शून्य है। देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, BF3 का क्या होता है कि द्विध्रुवीय शून्य होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है, तो देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज CH4 इज, तो CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डिटॉल का प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए किस में किया जाता है डिटॉल का प्रयोग, डिटॉल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, किसके, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक। चलिए चलिए, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन सब। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वर्ष का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, चलिए आगे देखिए क्या है, देखिए, तो इसका सी हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, हेमेटाइट। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास, H2SO4 इज, H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है बताइए जल्दी, क्या है, H2SO4 है क्या, है क्या, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए शुरू हो जाइए, द्विभाषमिक अम्ल, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए क्या लिखा हुआ है, हीलियम का सूत्र है, तो क्या होता है हीलियम का सूत्र, चलिए, हीलियम का सूत्र क्या होता है, He। चलिए, आगे चलते हैं। हाँ, 6ठा क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH होता है, शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां नंबर देख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NH3 में N संकरण है, तो N का क्या संकरण है, NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इज, देख सकते हैं आप यहाँ पे ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इज, तो N का संकरण कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, देख लीजिए, sp3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, sp3। चलिए, रट्टा मार जाना है, सबको रट्टा मार जाना है। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब की बार 35 में 35 आना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, कितनी होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, कितने, 8 होते हैं, आंसर भी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ज्वर को कम करने वाले दवा को क्या कहते हैं, चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, जोरनाशी कहते हैं, क्या कहते हैं, जोरनाशी, ठीक है, जोरनाशी। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस
एकल परमाणविक है, तो एकल परमाणविक गैस कौन सी है? तो चलिए आगे देखिए क्या है, एकल परमाणविक गैस कौन सा है? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर हम देख चुके हैं क्या कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? इंग्लिश वाले देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक गैस कौन सा है? हीलियम है। हीलियम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन इज ये पॉलीमर ऑफ, तो पॉलीथीन कैसा बहुलक है? चलिए बताइए कैसा बहुलक है? कैसा है? इथीन है। क्या है? कैसा है? इथीन। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो किसी क्या लिखा हुआ है? द मॉलिक्यूल विच है जीरो डाइपोल मोमेंट इज, तो किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? देखिए निम्नलिखित में से किसका हो जाएंगे? हाँ BF3 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? BF3। आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एंजाइम है, एंजाइम इज, तो एंजाइम क्या है? चलिए बताइए। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या क्या है? तो ये है क्या है? लिपिड है, सॉरी प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। सॉरी यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ है, सी आंसर हो जाएंगे इसका। ठीक है चलिए क्या हो जाएंगे? प्रोटीन्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो नेचुरल रबर ये पॉलीमर ऑफ, तो किसका बहुलक है? नेचुरल रबर किसका बहुलक है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। सल्फाइड एस्को का सांद्रण होता है, सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाई, तो किसके द्वारा सांद्रण होता है? तो फेन प्लवन विधि द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा होते हैं? फेन प्लवन विधि द्वारा। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? देखिए जल्दी से कीजिए। चलिए SiO2 MgO SO2 CrO2, तो कौन सा हो जाएंगे? CrO2। ये क्या करते हैं? विद्युतीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, धातु की तरह, इसमें विद्युत धातु की तरह पाया जाता है। ठीक है चलिए अब देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलिए, आंसर कमेंट करते चलिए। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, कौन बेरवेदार ठोस है? देखिए कौन सा बेरवेदार ठोस है? देखिए जल्दी देखिए, कौन बेरवेदार ठोस है? तो क्या क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्वार्ट्ज ग्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? बताइए किस पे? किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर किससे निर्भर करता है? एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास या एक्टिव मास? तो सक्रिय मास। कौन से मास पे निर्भर करता है? एक्टिव मास पे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय मास। ठीक है, सक्रिय मास। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, मास नहीं द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। तो क्या 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो कम से कम मतलब कि किसका सबसे कम हिमांक का अवनमन है? मैक्सिमम बोला जा रहा है, मैक्सिमम, यहाँ भी अधिकतम बोला गया। ठीक है, अधिकतम, सबसे अधिकतम किसका हो जाएगा? तो K2SO4 के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? K2SO4। चलिए K2SO4। ठीक है, K2SO4। चलिए आगे बढ़ते, आगे चलती है। हाँ चलते हैं। हाँ 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या बोला गया है? 19 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, मतलब कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, देखिए सोडियम को अगर मुक्त अवस्था में छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? जलना शुरू कर देगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए उसके बाद आयरन के देख लीजिए, तो आयरन का रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। जिंक का भी वही हाल होता है। तो कौन सा? गोल्ड को आप फ्री स्टेट में छोड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत समय तक इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चलिए
तो इसका हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। गोल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? गोल्ड। टोडोरा गोल्ड क्या हो जाएंगे? गोल्ड 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 गोल्ड। सोना, ठीक है। गोल्ड को क्या बोलते हैं? सोना, सोना। चलिए 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 आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? बहुत अच्छी बात। चलिए बताइए बताइए कौन सा नहीं बनाता? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? तो देखिए FON, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे HCl। देखिए HCl, तो Cl है यहाँ पे क्या है? Cl है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं धीरे धीरे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना। निम्नलिखित में कौन सी धातु, क्या निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? तो देखिए अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करना है तो कौन से धातु? तो आयरन को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। चलिए तो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास इस टेस्ट पेपर का। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का झमेल ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइएगा आंसर को, ठीक है। ऐसे तो यहाँ आंसर लिखा भी हुआ है, चलिए देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसमें द्वि आघूर्ण ज़्यादा है? तो CH3Cl में द्वि आघूर्ण ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर है कि हम अभी अगले में चले गए। चलिए हाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ कि किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होते हैं? तो कितने द्वारा ये होते हैं? 6 द्वारा समान रूप से सहभाजित होते हैं, ठीक है, संबंधित होते हैं। चलिए हाँ तीसरा क्वेश्चन की सहसंयोजक ठोस में जाकर बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं? तो परमाणु कौन होते हैं? कौन से कौन होते हैं? परमाणु कौन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियाँ द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाते हैं। तो ये त्रुटि F केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? F केंद्र। देख सकते हैं आप, इसका आंसर लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ना जो 5वां है उसमें बोला जा रहा है कि किसमें HCP क्रिस्टलीय संरचना होती है? HCP क्रिस्टल संरचना पूछ रहा है, ठीक है। HCP पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएंगे? HCP क्रिस्टलीय संरचना में NaCl आ जाते हैं, ठीक है। NaCl आ जाते हैं HCP में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस जालक में धनायन जाला स्थल छोड़कर अंतरकाशी स्थिति में स्थित है, यह जालक है। तो यह जालक दोष है, सॉरी यह जालक दोष क्या हो जाएंगे? फ्रेंकल दोष हो जाते हैं, ठीक है। अंतरकाशी में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक में व्यवस्था की कुल संख्या, जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। तो कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल जालक में बढ़ती परमाणु अष्टफलीय बढ़ती परमाणु अष्टफलीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9वां नंबर है कि सोडियम Na+ आयन की सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? तो कितने होते हैं सहसंयोजन संख्या? देख सकते हैं ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि क्रिस्टल एकक सेल में कौन सी बंधक त्रुटि है? तो बंदूक त्रुटि लिखा जा चुका है, गन की बात नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए बंधक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है। तो कौन से ठोस को बदल देती है? तो शॉर्ट की त्रुटि। कौन से? शॉर्ट की त्रुटि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर। सोडियम ऑक्साइड में क्या बोला है? सोडियम ऑक्साइड में है, मैं नहीं में, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या, तो कोऑर्डिनेशन संख्या 4 हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? भैया कांच। क्या? कांच याद रखिए, ठीक है, भूलियो मत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना फेरोमैग्नेटिक है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या है? CO Na, निकल भी फेरोमैग्नेटिक, CO भी, CrO3। चलिए तो इसमें से सभी आंसर हो जाएंगे। डी आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, डी लिखा हुआ है, ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सहसंयोजक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस कौन है भैया? देख लो कौन है सहसंयोजक ठोस। देखो तो यहाँ पे क्वार्ज ग्लास के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्वार्ज सहसंयोजक ठोस है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो ये हो जाएंगे ग्रेफाइट। क्या हो जाएंगे? ग्रेफाइट। चलिए अगला देखते हैं।
चलिए अब सॉलिड स्टेट 2.0 यानी कि इसका दूसरा सेट देख रहे हैं हम, ठीक है। चलिए सॉलिड स्टेट का दूसरा सेट। चलिए तो पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। तो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या तो कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने? 14 विभिन्न प्रकार के जालकों में बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दूसरा है कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? आकाशीय जालक कितने? तो 14 प्रकार होंगे। कितने होंगे? 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष किसमें होता है? तो फ्रेंकल दोष किसमें है भैया? सोडियम क्लोराइड में, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड में। किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? चौथा नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पूछा जा रहा है, फिर से हो जाएंगे कांच, ठीक है, कांच। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर की बीसीसी जालक में एकक कोष्टिका 32%, ठीक है। रिक्त स्थान पूछा जा रहा है, ठीक है, 32% हो जाएंगे, रिक्त स्थान 32%। चलिए 32%। चलिए अगला 6 नंबर है कि हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन का परमाणुओं की संख्या कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 परमाणु की जरूरत है, 1 परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि फेरोमैग्नेटिक है, तो इसमें से सभी फेरोमैग्नेटिक है, NiCO, CO3 और इनमें से सभी। चलिए ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कि सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिक पाया जाता है, मैग्नेटिज्म पाया जाता है, तो सर्वाधिक निकेल, आयरन, कोबाल्ट कौन से हो जाएंगे? तो आयरन में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? आयरन में सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि Fe3O4 ठोस होता है, तो Fe3O4 कैसा ठोस है? बताइए चलिए जल्दी, कैसा ठोस है? तो ये ठोस है लौह चुंबकीय, Fe3O4 लोहा है। चलिए आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर क्वेश्चन कि शॉर्टकी दोष पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भैया शॉर्टकी दोष? बताइए जल्दी बताइए। चलिए शॉर्टकी दोष है ना, ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। सोलर सेल में उपयोग किए जाने पदार्थ होते हैं, तो कौन होते हैं? सीजियम, सिलिकॉन, टीन क्या होते हैं? तो सिलिकॉन होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि सहसंयोजक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस कौन से है? क्वार्ट्ज ग्लास। चलिए 13 आयोडीन है, तो आयोडीन क्या है? बताइए भैया आयोडीन क्या है? आयोडीन, हाँ बाबा आयोडीन। चलो आयोडीन, चलो आयोडीन क्या है? आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है। चलो अगला क्वेश्चन देख सकते हो 14 नंबर कि बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? देखो सही से देखो, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? चलिए 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? बताइए। चलिए एंथ्रासाइट को, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, तो क्या हो जाएंगे? ग्रेफाइट हो जाएंगे। चलिए इतना देर मतलब ये। चलो हाँ अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ग्रेफाइट है तो आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, क्या है? धात्विक ठोस। चलिए तो इसमें से आंसर क्या हो जाएंगे? सहसंयोजक ठोस है। क्या है? सहसंयोजक ठोस। चलिए तो अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास है सॉल्यूशन, विलयन। चलिए तो हम आ चुके हैं अगले चैप्टर में, सॉल्यूशन में। तो देखिए पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है? सोडियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि मोललता प्रदर्शित करते हैं, तो मोललता प्रदर्शित होता है मोल पर किसे होता है? मोल पर किलोग्राम। चलिए तो मोल पर किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोललता। क्या? मोललता। ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता? मोललता, सॉरी यहाँ मोललता है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा नंबर कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता होगी, तो बिलियन की मोलरता कितने हो जाएंगे? 0.5 हो जाएंगे। ठीक है, निकाल के देख सकते हैं आप इसका। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5वां नंबर कि निम्न में से किस 0.1 मिलियन 1 मोल बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा, तो ये 1 मोल बिलियन का हिमांक पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट हो जाएंगे। ठीक है चलिए थोड़ी सी सर्दी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर, शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता कितना होती है? शुद्ध जल की मोलरता 55.6 हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निकालिएगा, सबका मिल जाएगा। ठीक है 6 नंबर, फिर से 6 नंबर। चलिए एक गलती हो चुका है, 6 नंबर नंबरिंग गलत हो गया। चलिए
हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ना, और उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं कि हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ये सब क्या है, ये क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम है। तो K2SO4 का हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, K2SO4 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ना कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, क्वथनांक, वाष्प दाब, ये सब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि परासरण दाब की इकाई है। तो ये हो जाएंगे एटीएम, क्या हो जाएंगे, एटीएम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि समपरासी बिलियन में समान होते हैं। तो समपरासी बिलियन में समान क्या होते हैं, समपरासी बिलियन में तो ये समान होते हैं ना, मोलर सांद्रता समान होते हैं, क्या होते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो चलिए ये हो जाएंगे के बी। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। इस चैप्टर सॉल्यूशन का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा तैयारी कर लिए हैं। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर। चलिए हम आ चुके हैं अगले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है सॉरी। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पोटेशियम इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड के प्रयुक्त करते हुए, क्वेश्चन सही से देखते हैं। पोटेशियम इलेक्ट्रोड के प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त होगा। तो एनोड पे क्या प्राप्त होंगे, ऑक्सीजन प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक अवरोधक है, कौन सा एक अवरोधक है। तो अवरोधक क्या हो जाएंगे, डायमंड हो जाएंगे। अरे उत्तर गलती लिखा हुआ है, उत्तर हो जाएंगे ग हो जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु का संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षा करती है। तो क्या करती है, तो जिंक प्लेटिंग ना सबसे अच्छा सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, लोहे को। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल उपाचयक है, उपाचयक होता है। तो सबसे प्रबल कौन होता है, ये होते हैं एच आई। ठीक है, HI हो जाएंगे। ठीक है, HAI लिखा चुका है, HI हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ना हमारे पास कि लोहे का संक्षारण रोकने के सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है लोहे का संक्षारण रोकने का, तो इसमें से ना सबसे अच्छा जो तरीका है वो आयरन कैथोड बनाकर, क्या, आयरन कैथोड बनाकर। चलिए अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि विद्युत अपघट्य जो जाल में पूर्ण रूपेण आयनित होता है कहलाता है। तो पूर्ण रूपेण आयनित होता है तो ये क्या कहलाएंगे, सावल विद्युत अपघट्य विधि कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सावल विद्युत अपघट्य। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता। तो धातु की चालकता क्या होती है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता बढ़ती है या घटती है। तो ये क्या होती है, घटती है। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल है लेड स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी सेल। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए लेड से बना हुआ होता है। चलिए निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। तो सबसे शक्तिशाली का ऑक्सीकारक ना F2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, F2 फ्लोरीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर की द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है, सोडियम। क्या मुक्त होते हैं, सोडियम मुक्त होते हैं। ठीक है, सोडियम। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन की विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे धातु प्राप्त किया जा सकता है भैया, Ag। ठीक है, Ag सिल्वर। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। चलिए अब हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चौथा चैप्टर में हम आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जल में H2+Cl2 यानी कि 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है किसी अभिक्रिया की आर्द्र आयु
क्या, अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर देने पर आधी हो जाती है। क्या हो जाता है, अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर देने पर आधी हो जाती है। तो है अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएंगे, अभिक्रिया की कोटि हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो ये इतना 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 दिया गया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी तो 2 + 1, यहाँ इस पावर को प्लस में कर दीजिए तो अभिक्रिया की कोटि निकल जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएंगे, अभिक्रिया की कोटि हो जाएंगे प्रथम कोटि। कितने हो जाएंगे, प्रथम कोटि हो जाएंगे। चलिए हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होता है। तो यह कब आधी पूर्ण होगी, मतलब कि आधी कब पूर्ण हुई होगी, तो आधी कब पूर्ण हुई होगी, तो ये आधी पूर्ण हुई होंगी 36 मिनट में। कितने में, 36 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए, एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को घटा कर, क्या, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। ठीक है, चलिए क आंसर हो जाएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी अभिक्रिया के लिए, सॉरी एक मिनट, किसी अभिक्रिया के लिए T ½ बराबर 1/K है, प्रतिक्रिया की कोटि है। तो किसी अभिक्रिया के लिए T ½ बराबर 1/K प्रतिक्रिया की कोटि है, तो प्रतिक्रिया की कोटि को क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 कितने, 2 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना 8वां नंबर कि किसी अभिक्रिया की कोटि के लिए उसका अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता से होता है। तो प्रारंभिक सांद्रता से कैसे होते हैं, ये होते हैं प्रथम। ठीक है, चलिए प्रथम, चलिए उत्तर हो जाएंगे ख। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। तो गति स्थिरांक की इकाई किस पे निर्भर करता है, तो अभिक्रिया की कोटि पर। किस पे, अभिक्रिया की कोटि पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तापक्रम बढ़ाने से, तापक्रम घटाने से, दाब बढ़ाने से, दाब घटाने से। तो क्या, तापक्रम बढ़ाने से। चलिए हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अभिक्रिया की वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, किर्चॉफ्स लॉ, आर्हेनियस लॉ। तो आर्हेनियस लॉ। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण। चलिए आर्हेनियस इक्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हाफ का मान होता है। T ½ का मान क्या होता है, तो 0.693/K होता है। ठीक है, 0.693/K। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंसर कौन हो जाएंगे, ख हो जाएंगे। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है ना 13 नंबर, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, सक्रियण भार पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो समयावस्था प्राप्त करने की समय को बढ़ा देता है, वो सॉरी कम कर देता है। क्या कर देता है, समयावस्था प्राप्त करने की समय को कम कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए अगले, अब यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए तो अगले चैप्टर में हम आ चुके हैं पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। चलिए तो ये 5वां चैप्टर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। तो ये क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, अगला क्वेश्चन स्क्रॉल करते हैं थोड़ा ऊपर। हाँ, पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है। तो ये अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषक। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। सी चलिए ऊष्माक्षेपी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथा, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। तो कैसे, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, जो देख सकते हैं आप, जैव उत्प्रेरक होता है। तो जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम है। क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। तो ये किस पे निर्भर करते हैं, ये कणों के आकार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो प्रयुक्त कैटालिस्ट कौन सा है, तो इसमें से आयोडीन चूर्ण है प्रयुक्त कैटालिस्ट है। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर कि बादल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो बादल किसका उदाहरण है, तो 7 देख सकते हैं आप यहाँ पे ख,
द्रव्य और गैस के उदाहरण है, ठीक है। द्रव्य का गैस में मिश्रण, द्रव्य का गैस में मिश्रण, किसमें? द्रव्य का गैस में मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर है, बराउनी गति का कारण है। तो बराउनी गति का कारण क्या है? बराउनी गति का, चलिए बराउनी गति का कारण होता है परिक्षेपण माध्यम के कणों का कुलवाइडी कणों पर निरंतर टकराव, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम के कणों का कुलवाइडी कणों पर निरंतर टकराव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? तो शर्करा विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर की, देख सकते हैं कि कोलॉइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयुक्त करते हैं? कोलॉइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयुक्त करते हैं? तो किसे प्रयुक्त करते हैं बताइए। चलिए सॉरी, तो इसके आंसर हो जाएंगे वैद्युत अपघटन का, ठीक है, वैद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है। तो हाइड्रोफोबिक कोलॉइड कौन है भैया? सल्फर। कौन? सल्फर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन लोयोफोबिक कोलॉइड है? तो दूध। सॉरी गोंद पे लग गया, सॉरी दूध। कौन? दूध। चलिए हाँ 14 नंबर की, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलॉइडी कणों की गति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? विद्युत कण संचालन, वैद्युत कण संचालन, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का, देखिए बोला जा रहा है कि दूध उदाहरण है। तो ये पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण? पायस का। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। चलिए तो अब हम आ चुके हैं 6 चैप्टर में, ठीक है, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया में, ठीक है। चलिए देख सकते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। तो ये कोई भी जानता है, झाग प्लवन विधि द्वारा, इसे फेन प्लवन विधि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर की, बॉक्साइट का शोधन में प्रयुक्त विधि है। तो बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि क्या है? तो प्रयुक्त विधि ना ये निछालन होते हैं। क्या होते हैं? निछालन, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त होने वाला तत्व। तो सर्वाधिक प्राप्त होने वाला तत्व एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम। चलिए उत्तर हो जाएंगे। चलिए ये इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, धातु के चमक का कारण है। तो धातु के चमक का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही धातु में चमक पाया जाता है। चलिए अच्छी बात है। साइनाइड विधि से निष्कासित धातु है। तो साइनाइड विधि से किसको? सिल्वर का निष्कासन किया जाता है। चलिए सिल्वर के अयस्कों से सिल्वर का निष्कासन। चलिए आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क, ठीक है, हेमेटाइट। क्या हो जाएंगे? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। चलिए हाँ उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाले धातु है। तो सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाला धातु कौन सा है? सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो गोल्ड क्या? गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड दोनों मिलते हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे गोल्ड को, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि गलेना किस धातु का अयस्क है? गलेना किस धातु का अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है? पीबी का, ठीक है, लेड का, ठीक है, लेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिनेबार है। तो सिनेबार HGS, कैसा? HGS सिनेबार। चलिए एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है बताइए, जल्दी बताइए। चलिए उत्तर हो जाएंगे बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। चलिए तो इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं अगले चैप्टर में। चलिए हम आ चुके हैं 7वें चैप्टर में, ठीक है। 7वें चैप्टर में आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक, क्या? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता है। तो इसकी क्षारकता कितनी होती है? इसकी क्षारकता हो जाती है 3। कितनी हो जाती है? 3। चलिए बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फास्फोरस ज़्यादा अस्थायी होता है? तो ज़्यादा अस्थायी कौन सा होता है? चलिए ज़्यादा अस्थायी जो फास्फोरस होता है ना, वो होते हैं काली फास्फोरस, ठीक है, काली फास्फोरस ज़्यादा अस्थायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ना देख सकते हैं कि ओलियम है। तो ओलियम क्या है? ओलियम है सधूम H2SO4। ओलियम का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है, ओलियम। चलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका थोड़ा नाम डिफिकल्ट है ना, इसीलिए पूछा जाता है। चलिए सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सल्फर अणु है। तो सल्फर अणु क्या है? सल्फर अणु देखिए द्विपरमाणविक, चतुर्थ परमाणविक, त्रिक परमाणविक, अष्टपरमाणविक। तो ये क्या हो जाएंगे? त्रिक परमाणविक होते हैं, ठीक है, त्रिक परमाणविक, ठीक है। तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए इस पर आ जाते हैं। चलिए त्रिक परमाणु आगे देखिए डाइबोरॉन, ठीक है, डाइबोरॉन में बोरॉन का प्रसंकरण होता है। तो बोरॉन का प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होते हैं। क्या होते हैं? sp3। चलिए
अगला छठा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास है ना कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, सॉरी -1 होते हैं। क्या होते हैं? -1, -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड पूछ रहा है। ठीक है, चलिए उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों दिखा सके। चलिए तो जेडे नहीं हो जाएंगे, जिंक का ऑक्साइड। ठीक है, जिंक का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन हमारे पास कि चक्रीय मेटा फॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधों की संख्या होती है। तो पीओपी बंधों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएंगे 3। पीओपी चक्रीय मेटा फॉस्फोरिक पूछा जा रहा है। चलिए 9वां क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, 9वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे F2। क्या हो जाएंगे? F2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। तो निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएंगे P। किसके? P का। ठीक है, फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो HCl। ठीक है, FON के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बाकी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल की बात हो रहा है तो BI3। क्या? BI3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। उत्तर देख सकते हैं ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए पी ब्लॉक का हम वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो हम कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर में। मैंने की तो बात नहीं जानी। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगले चैप्टर में हम आ चुके हैं। 8वां चैप्टर हमारे पास है। देखिए डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एफ ब्लॉक तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से किस आयन का अधिकतम चुंबकीय घूर्णन है। तो किस आयन का? देखिए तो Mn2+ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? Mn2+। इसका पहला आंसर हो जाएगा, का आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो निकेल। क्या? सॉरी मैग्नीशियम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, निकेल प्रथम। चलिए मैग्नीशियम इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिंक सल्फाइड का रंग होता है। तो जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? तो उत्तर हो जाएंगे श्वेत। कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है तो कितने होते हैं? +1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना कि बाह्यतम विन्यास 3D6 और 4s2 है तो किसका है? तो ये हो जाएंगे जिंक का। किसके? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 3D6 एवं 4s2 आएंगे। ठीक है, बाह्यतम का। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि अम्लगम का आवश्यक अवयव है। तो अम्लगम का आवश्यक अवयव ना Hg हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? Hg। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का संबंधित नहीं है। कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो फिर से वही बात। ठीक है, तो घ हो जाएंगे Ag। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मस्त हवा चलने लगी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? कितनी होती? मतलब कि कहने का मतलब, इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब कि सबसे सामान्य अवस्था कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, सबसे सामान्य मतलब कि सब लगभग सभी का आता है। ठीक है, +2 हो जाता है। ठीक है, +2। चलिए ज़्यादातर का +2 आता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। तो पारा, याद रखियो। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर का लगभग पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए तो हम आ चुके हैं अगले चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए देख सकते हैं हमारे पास सहसंयोजक यौगिक। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए निम्न में से कौन ऋणात्मक लिगेंड है। तो ऋणात्मक लिगेंड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे F। क्या हो जाएंगे? F- होंगे। ठीक है, F-, यहाँ पे माइनस नीचे आ गया है। ठीक है, F- होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से
किस में मैग्नीशियम है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है भैया। अब कितनी बार बताएं हम। चलिए हाँ, अगला हमारे पास है कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है, तो Fe का प्रसंकरण D2sp3 होता है। क्या होता है? D2sp3, ठीक है, D2sp3, सॉरी D2sp3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, उसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन संकुलन लवण है, तो Fe क्या, Fe आयरन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पाँचवा नंबर कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, तो NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या हो जाते हैं 0 0 0, ठीक है, क्या हो जाते हैं 0 0 0। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है NiCO4 की ज्यामिति होती है, तो ये होते हैं वर्ग समतलीय। कैसे होते हैं? वर्ग समतलीय। चलिए देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, तो पैकिंग प्रभाज कितना होता है? 0.74 होता है। कितना होता है? 0.74 होता है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगला देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है, देख सकते हैं आप। चलिए तो कितनी होती है? 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, तो BCC इकाई सेल में पूछ रहा है, तो देखिए BCC में 32% खाली स्थान होता है, ठीक है, वॉइड 32% होता है, कितना? 32%। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धातु में रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या हेक्सागोनल HCP संरचना में पूछ रहा है, HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 हो जाएगी। कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, पाँचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलीय वाइड और अष्टफलीय वाइड होता है, तो मतलब कि चतुष्फलीय वाइड का मतलब खाली स्थान, ठीक है, होता है, और अष्टफलीय वाइड होता है, खाली स्थान होता है। तो देखिए किस में होता है? इसमें होता है, सी में होता है, HCP और सिंपल क्यूबिक में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलती हो चुका है, देखिए देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B नॉट इक्वल टू C, सॉरी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, का पैरा होता है। तो देखिए इसमें किस में होता है? ऑर्थोरोम्बिक में होता है। किस में होता है? ऑर्थोरोम्बिक में होता है। देख सकते हैं, आपको एक टेबल बनाया गया है, उस टेबल में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो ये होते हैं F केंद्रों के कारण, F केंद्रों के कारण। चलिए पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, तो पोटेशियम का क्रिस्टलन क्या होता है? तो फलक केंद्रित घनीय एकक जालक होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? षष्ठकोणीय होता है, या अष्टफलीय, या चतुष्फलकीय, या वर्ग समतलीय। तो देखिए यहाँ पे अष्टफलीय होते हैं। क्या होते हैं? आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है B। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है? क्या समन्वय संख्या 8 होती है? तो देखिए ये आंसर हो जाएंगे K, यानी कि पोटेशियम का होता है, ये आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 12 नंबर का, सॉरी 12 नंबर की नहीं, चलिए ब्रेग समीकरण है, तो ब्रेग समीकरण इनमें से क्या है? ये है, चलिए D आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, तो बॉडी सेंटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, 2 को बॉडी पे रखा होता है, ठीक है। चलिए 2 फलकों पर रखा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 14 नंबर का देख सकते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। हाँ चलिए अब सही लग रहा है, हाँ यस। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल में सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो क्या पूछ रहा है? सिंपल क्यूबिक एकक सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पूछ रहे हैं, तो क्या हमारे पास 52% होते हैं। क्या संकुलन क्षमता पूछ रहे हैं, वॉइड नहीं, वॉइड कम हो जाता। चलिए संकुलन क्षमता हमारे पास है, संकुलन क्षमता यानी कि भरा हुआ स्थान 52% होता है, ठीक है। और वॉइड की बात करें तो वॉइड इसमें से -100% -52 कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए अगला क्वेश्चन
हाँ, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देख सकते हैं आप यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकल तथा शॉर्टकीय दोष होते हैं। तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकीय दोष कैसी दोष होती है, नाभिकीय दोष, क्रिस्टलीय दोष, परमाणु दोष, अणु दोष। तो कौन से दोष है, ये होते हैं परमाणु दोष। कैसे दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं, परमाणुओं के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। 20 सीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो संकुलन क्षमता पूछ रहे हैं, संकुलन क्षमता, वॉइड नहीं, खाली स्थान नहीं। चलिए, तो 20 सीसी में 68% हमारा संकुलन क्षमता हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है FCC सेल की संकुलन क्षमता। तो FCC पूछ रहे, क्या पूछ रहे, FCC में पूछ रहे। तो सबका संकुलन क्षमता सबका लगभग आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 74% हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 18 नंबर, फलक केंद्रित घनीय जालक में से एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है। तो एक एकक कोशिका 8 कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हो सकते हैं। तो 14 प्रकार के हो सकते हैं। कितने, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, C6H6 कैसा पदार्थ है। तो C6H6 कैसा पदार्थ है, यानी कि बेंजीन कैसा पदार्थ है। क्या C6H6 को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, इसको बेंजीन बोलेंगे। ठीक, तो ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है, देख सकते हैं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है C। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, FCC एक जालक में, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, कि एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, 4 कितने हो जाएंगे, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, CSCl की क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो CSCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, BCC होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। तो इसके धनायन और ऋणायन में किसमें अधिकतम दूरी होगी, CSI में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे C है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 24 नंबर है, P प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलिए उसके बाद Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या है। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए 4। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होती है, जिसमें X परमाणु घन कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र है। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, XY3 हो जाएगा, XY3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, उसमें लिखा गया है कि डायमंड, सॉरी नीचा करते हैं थोड़ा इसको, हाँ, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इनकी संख्या होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती, देख सकते हैं आंसर यहाँ पे 4 होती है। कितनी होती है, 4। आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4। चलिए सबके सामने उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें लिखा गया है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो SI सिलिकॉन होता है। क्या होता है, इसी का उपयोग किया जाता है, सॉरी P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टरों में इसका ही उपयोग किया जाता है। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो ये हो जाएगा SiO2। क्या हो जाएगा, SiO2। चलिए अब आप 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन बेरबेदार ठोस है। तो कौन बेरबेदार ठोस है, या अथवा में इसका क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो बेरबेदार या अक्रिस्टलीय कहिए तो हो जाता है क्वार्ज ग्लास, जिसके बारे में आप यहाँ पे देखे हैं SiO2, इसका सूत्र होता है क्वार्ज ग्लास का SiO2। चलिए
अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, सॉरी। तो अब हमें सॉल्यूशन चैप्टर की ओर चलना चाहिए। उसमें 31 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 31 क्वेश्चन थे। तो चलिए 31 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन रबेदार ठोस है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर है सॉल्यूशन। चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन बिलियन। चलिए सॉल्यूशन। चलिए तो लिखा गया है कि इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 0.005 mgSO4 इसका हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। चलिए देख सकते हैं आंसर डी। चलिए पूछा गया है बीएससी एग्जाम 2018 में, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 0.1 मोल BaNO2 का घोल का वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि वांट ऑफ गुणक बोल रहे हैं, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर 2.74 है तो विघटन स्तर होगा। तो निकालने पर विघटन स्तर आपके निकल जाएंगे आपके सामने 87%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF इक्वल टू 1.86 और KB इक्वल टू 0.512 है तो इसका जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। तो इसका क्वथनांक उन्नयन क्या हो जाएंगे? तो इसके क्वथनांक उन्नयन आपको डी हो जाएंगे 512। देखिए चलिए तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर n घुले पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोल के मोल की संख्या है तो घुले के मोल प्रभाज है। तो घुले के मोल प्रभाज हो जाएंगे n/n + n के, n/n + n के मोल फ्रिक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो मोललता को ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मोललता पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, H3PO4 के 1 मोल बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, यानी कि नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्या बोल रहा है? 1 मोल का, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा? 3.0, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, दो द्रव्यों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? एजोट्रॉप। क्या कहलाता है? एजोट्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है तो कितना होता है? 30 ATM का प्रसारण दाब पड़ता है उस पर, किस पे? समुद्र जल पे, चलिए सी वाटर पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि CaNO3 का वांट ऑफ गुणक है। तो इसका वांट ऑफ गुणक क्या होगा? 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वांट ऑफ गुणक निकालना थोड़ा मुश्किल है, आसानी है ऐसे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। इसके 1 ग्राम मोल की कितनी आयतन इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घोले हुए हैं। तो 10% किसके? ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। कितना है? 10% है। तो इसका मतलब ये 18 लीटर पानी में घोले गए हैं। कितने पानी? 18 लीटर 1.8 लीटर पानी में घोले गए हैं। कितने? 1.8 लीटर पानी में घोले गए हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देखिए सही से, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, और देखिए प्रकाशीय सक्रियता। ये आपने पढ़ा है क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ा। तो यानी कि प्रकाशीय सक्रियता क्या है? ये सही नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा सी, कि यही नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है? प्रकाशीय सक्रियता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है
कि 13 नंबर है कि किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध दिया गया है। तो किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध क्या होता है, π/c = ST। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है, किसी विलयन के विलय का मोल प्रभाज्य व्यक्त किया गया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, x सॉल्यूशन बराबर n/n+n। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 15 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इसमें से थोड़ा बारीकी से पढ़िए। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गलत है। उसके बाद परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। चलिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रंगों के साथ बदलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 16 नंबर है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब हो जाएगा P0 - PS/P0। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है। तो निम्नलिखित में से राउल्ट का नियम कौन है, ये हो जाएगा सी हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। तो निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। तो देखिए सायनता, पृष्ठ तनाव, तरलता, ये सब आपने नहीं पढ़ा है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सिर्फ पढ़ा है क्या, प्रसारण दाब। चलिए तो आंसर हो जाएगा प्रसारण दाब, उत्तर हो जाएंगे प्रसारण दाब। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 19 नंबर का, PV बराबर ST में S का मान है। तो S का मान क्या है, S का मान R के मान के बराबर है। चलिए चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। चलिए आसान से सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आइसोटोनिक विलयन, क्या आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। तो क्या बराबर होते हैं, पारस्परिक बराबर होते हैं। क्या बराबर होना चाहिए, पारस्परिक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें लिखा गया है कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ताप द्वारा कौन नहीं प्रभावित होता है, मोललता। क्या नहीं प्रभावित होते हैं, मोललता नहीं प्रभावित होते। चलिए तो मूललता हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित जलीय घोल में, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, हाँ, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है। तो किसका क्वथनांक अधिकतम है, तो आंसर हो जाएगा 0.1 m Na2SO4 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 के पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इसका घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इस घोल के सांद्रण 0.033 मोल होंगे। ठीक है, चलिए आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका बाद में निकाल लीजिएगा, अभी आंसर से काम चलाइए। ठीक है, निकाल के देख सकते हैं आप, इसका कॉपी पे निकाल लीजिए। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होंगे। तो क्या होंगे जी, 20.2% HCl। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसारण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तापक्रम घटता है और इनमें से कोई नहीं। तो प्रसारण दाब भैया तापक्रम बढ़ने पे ही बढ़ता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वैद्युत रसायन से। कहाँ से, वैद्युत रसायन से, वैद्युत रसायन से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन वैद्युत रसायन से है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। तो ये भी 3+ को अवकृत नहीं करेगा, देखिए भैया। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। क्या, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। तो आंसर हो जाएगा Mg का। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि साफ दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा नंबर कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर, क्या करने पर, विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल हुए। तो ये क्या प्राप्त होंगे। तो ये प्राप्त होंगे F2 और H2 प्राप्त होंगे। ठीक है, प्राप्त प्रतिफल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है
चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 OHm है। इसकी भी इतना इतना है, तो विशिष्ट सुचालकता इतना इतना OHm है BaSO4 का KSP है। तो BaSO4 का KSP आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा निकालते थोड़ा इसको, 1 मिनट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएंगे 4 × 10⁻⁻8 m², ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन विभव है, यानी कि 1.30 वोल्ट pH = 2 इलेक्ट्रॉन विभव। तो इलेक्ट्रॉन विभव है, तो इलेक्ट्रॉन विभव कितने हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन विभव हो जाएंगे 1.36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक विद्युत अपघट्य। तो एक विद्युत अपघट्य विलयन में जटिल आयन बनाता है, केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है, ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है। तो क्या करता है, देखिए, तो ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, एक विद्युत अपघट्य, ठीक है। हाँ चलिए याद रखिए। 7वां क्वेश्चन है कि परवल विद्युत अपघट्य वे है जो सभी तनुताओं पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक है, क्या है, अवकारक। तो इसमें हो जाएंगे आपके पास I2 यानी कि आयोडीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। तो ठीक उसके विपरीत, चलिए F2। चलिए उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो किससे संबंधित है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 फैराडे बराबर क्या होता है। सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी भैया याद रखियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम, ये 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम बताया ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। तो बी हो जाएंगे इसके आंसर 31.75 कौ। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए बी आंसर हो जाएंगे। चलिए हाँ, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो जाएंगे, इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको कट करते हैं, बी आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बी। चलिए थोड़ी सी नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं ऊपर। विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे। तो विद्युत अपघट्य के नियम कौन दिए थे सर, देखिए यहाँ पे। तो विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे, थोड़ा मतलब कि दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा। तो विद्युत अपघट्य के नियम फैराडे ने दिया था। कौन दिया था, फैराडे सर ने विद्युत अपघट्य का नियम दिए। चलिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो फैराडे का प्रथम नियम है M = ECT। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। तो इसका मात्रक हो जाते हैं ग्राम। 17 का आंसर हो जाएंगे ए, ग्राम। क्या हो जाते हैं, ग्राम। तो 1 फैराडे होता है, तो 1 फैराडे बराबर होते हैं 96,500 कूलम। 96,500 कूलम लगभग, अरे भैया 96,500 कूलम लगभग 96,500, ये तो कन्फ्यूजन में डाल रहा है। चलो 96,500 कूलम लगभग डाल दो, सॉरी 96,500 कूलम लगभग, हाँ 96,500 कूलम ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे फैराडे की इकाई है। फैराडे की इकाई क्या होती है। तो फैराडे की इकाई होती है कूलम मोल इनवर्स। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर सी हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर है, सेल स्थिरांक है क्या, सेल स्थिरांक है, बड़ा प्यारा सा सवाल।
चलिए, तो सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A, ठीक है, L/A, लेंथ इंटू एरिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर की विलयन की चालकता समानुपाती होती है किसकी, तो आयनों की संख्या के, किसके, आयनों की संख्या के। चलिए, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का चालक, विद्युत का सुचालक या चालक, भैया वही बात है, सुचालक कौन है, बताइए क्या है विद्युत का। तो इसमें हो जाएंगे NaCl, हीरा, सोडियम, हीरा देख के मन मत ले चाहो। चलिए, ग्रेफाइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर की विद्युत अपघटनी चालकता का चालकता मापक है, तो किसका मापक है, विभव का, किसका, विभव का, किसका, विभव का। चलिए, उसके बाद अगला हमारे पास कि कलाराउस का नियम है, कलाराउस का नियम क्या हो जाएंगे, कलाराउस का नियम, कोलराउस का नियम हो जाएंगे आपके पास बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी, सॉरी बी, इसको भी अंदर क्लाउन कर देते हैं बी। चलिए, आगे चलते हैं ना, तो आगे चलते चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन के निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती, तो किस पे निर्भर नहीं करती, प्रतिरोध पे, किस पे, प्रतिरोध पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सही है, तो इनमें से कौन सही है, जो सही है भैया वो सही तो होंगे ही। चलिए, आंसर हो जाएंगे सी, लेमडा बराबर K/C। चलिए, सी, लेमडा बराबर K/C, चलिए सी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 27 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अवक्षय कारक है, तो सबसे प्रबल अवक्षय कारक कौन है, डी, F2, कौन सा, F2। चलिए, चालकता की इकाई है, चालकता की इकाई क्या है, तो सी है, ओ सॉरी वो HM, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29 नंबर का, 29 नंबर का नहीं भैया, 29 नंबर, ठीक है। चलिए, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगे, अरे क्या बोल रहे भैया, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होंगी, तो किसके बराबर होगी भैया। चलिए, तो क्या बोल रहा है, 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मूल्य विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आधा ग्राम समतुल्यांक, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएंगे सी, यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है, यहाँ पे भी सी दिया ही गया है, देख लीजिए भैया। चलिए, सी आंसर हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद हमारे पास से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो है देख सकते हैं कि विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल की प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड। आंसर देखिए यहाँ पे ए। चलिए,